हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब? है ना। आप आई गेस आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने कल तक का आपका रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया होगा। हम फिर से मिल गए हैं बेटा आज के टॉपिक में, और आज हम अब वही जो रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर रहे थे उसको ही हम और आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। देखिए, एक सेकंड का क्विक रिवीजन लेके चलते हैं। कल जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या था बेटा, एक प्लेन सरफेस था। ये सरफेस क्या कर रहा था, दो मीडियम को डिवाइड कर रहा था। ये हमारा मीडियम 1 था और ये हमारा क्या था, मीडियम 2 था, है ना। जब कोई लाइट रे यहाँ से आ रही थी तो ये लाइट रे क्या हो रही थी, अपने पाथ से डेविएट हो जा रही थी। ये उसका पाथ था, मतलब इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, इस लाइट रे को अपने ही पाथ में ऐसे आगे चले जाना चाहिए था। बट ये लाइट रे इस पाथ में नहीं जाके क्या हो जा रही है, अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है। आइदर वो इस तरफ डेविएट हो सकती है, ठीक है, या तो विलंब की तरफ झुक सकती है, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो सकती है, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकती है, या इस तरफ जा सकती है या इस तरफ जा सकती है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो लाइट रे है उसकी जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। इतना हमने कल पढ़ लिया था, ठीक। और एक चीज़ और पढ़ ली थी कि यहाँ पे जो मीडियम है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, यहाँ पे लाइट की स्पीड अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि यहाँ का क्या अलग था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो कर रहा था, डेंसिटी को शो कर रहा था। मीडियम की डेंसिटी अलग, मतलब डेंसिटी अलग होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग यानी मीडियम की डेंसिटी अलग, और डेंसिटी अलग यानी क्या बोलना चाहिए आपका, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग। इतना हम कल तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था। अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा शांति से समझना, ठीक। अगर मैं लिखूं μ1, मतलब इसको मैं शॉर्ट में भी लिख देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, c/v1 पढ़े थे। ये क्या था, c स्पीड ऑफ लाइट, और v1 क्या था मेरे लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आ रहा है? ठीक। μ2 को मैं क्या बोल सकती हूँ, μ2 इज RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, c/v2 ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि मीडियम 2 के लिए इसलिए मैंने v2 लिख दिया, मीडियम 1 के लिए इसलिए मैंने क्या लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 लिख दिया, ठीक है। ये c क्या दिखा रहा है, इसको भी लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख ही लो। व्हाट इज c? c इज स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर है, ठीक। एंड व्हाट इज v1? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन अगेन दैट मीडियम। मान लो अगर ये आपका, इसको मान लीजिए ग्लास, ठीक है। ये डायग्राम फिर गलत हो जाएगा ग्लास के लिए। इसको मैं मान लेती हूँ वाटर और इसको मान लेती हूँ मैं ग्लास, ठीक है। क्योंकि हमने डायग्राम कैसा बनाया है, अभिलंब की तरफ झुकता हुआ, मतलब झुकेगा कब, जब ये रेयर से डेंसर में आएगा, तो रेयर से डेंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे v1, अगर ये वाटर और ये ग्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो ये v1 क्या होगा, ये v1 होगी स्पीड ऑफ लाइट इन दी वाटर, और ये v2 क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास। समझ में आया? ठीक। इतना मैंने लिखा, जो लिख रही हूँ मैं बस अभी समझो कि क्या एक्चुअल में हम करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू होते हैं। अगर आप यहाँ गड़बड़ी करेंगे तो आप आगे के न्यूमेरिकल्स में भी गलती करेंगे। इतना कुछ क्लियर हुआ? ठीक। अब अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो यहाँ पे लिखते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ दैट μ2/μ1, अगर ऐसा लिखूँ तो क्या होगा बताओ, μ2/μ1, तो c/v2 इनटू में आ जाएगा क्या, v1/c। ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो, अगर इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तो क्या आएगा, μ2 इज इक्वल टू c/v2 है, μ1 इज इक्वल टू c/v1 है। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, μ2/v1।
और बाजू में ये आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा μ2/μ1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा v1/v2। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे कि μ2/μ1 क्या होता है बेटा, v1/v2। समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद में इसको हम क्या बोलते हैं और क्या पढ़ते हैं ये देखते हैं, ठीक। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दोनों है। तो इसको लिखते समय लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जो ऊपर है ना बेटा उसको इस साइड लिखोगे, और जो नीचे है उसको सामने में लिखोगे। रिफ्रैक्टिव ये देखो 2 का कंपैरिजन 1 से ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखते समय कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसा लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या आ जाएगा, v1/v2। समझ में आया। इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये मीडियम 1 में क्या है वाटर, मीडियम 2 में क्या है ग्लास। तो अगर मैं लिखना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, खुद सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा लिखेंगे अपन। और फॉर्मूले में जब लिखना होगा तो अपन क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसा लिखोगे। समझ पाए, बस ऐसे ही कंपैरिजन करते चलना है, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला है जो आपने बहुत पहले पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स में, कि जो v होता है बेटा, ये v किसके बराबर होता है, ये v बराबर होता है लैम्डा इंटू एफ के। आई गेस आप सभी को याद आ रहा होगा, और जिनको नहीं याद आ रहा होगा वो एक क्विक रिवीजन ले लो। जैसे देखो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास एक मान लो ऐसे साइकिल होती थी, ये हमारे पास है ना वेव लेंथ, ऐसे कोई वेव लेंथ गई तो ये वेव लेंथ की लंबाई क्या हो जाती थी, लैम्डा। ये वेव लेंथ की स्पीड क्या थी, v। कितना टाइम लग रहा था, टाइम लग रहा था t। तो चाल कैसे निकाल रहे थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या हो रहा था, वेव लेंथ दूरी है, और चाल किससे जा रहे हो, v से, समय कितना लग रहा है t, तो v इज इक्वल्स टू λ/t। 1/t को क्या लिखते हो, फ्रिक्वेंसी। तो ये ऐसा फॉर्मूला आता था हमारा, है ना। अब v इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, यानी हर मीडियम के लिए वेलोसिटी अलग होती है, ठीक। और लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी वेवलेंथ। और आपको पता है कि देखो वेलोसिटी तो मीडियम के साथ बदलती है, मतलब ये मीडियम के साथ क्या होती है, चेंज होती है, ये मीडियम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। भाई आप हर मीडियम का वेवलेंथ अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो भाई वेवलेंथ चेंज होती है मीडियम के साथ में। प्लस ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपका मीडियम के साथ चेंज नहीं होती, ये चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, आप खुद सोचो। आप क्या करते हो बेटा, एक बार फ्रीक्वेंसी जनरेट, याद करो स्ट्रिंग को हम एक बार शुरू में हिला देते थे, जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी है वो जनरेट हो गई, क्योंकि सोर्स क्या होता है, सोर्स से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ना। तो एक बार जो जनरेट हो गई, भाई आप सोर्स जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहती थी। तो मीडियम चेंज होने के साथ में वेलोसिटी चेंज होती है, लैम्डा चेंज होता है, मतलब वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। इसीलिए जब लिखना चाहो तो अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू v1/v2। इसको और आगे बढ़ा सकते हो, v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, v इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, क्या पढ़ा हमने, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू पढ़ा मैंने v1/v2, ये पढ़ा। इसको मैं चाहूँ तो और आगे बढ़ा सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। क्या चीज़ कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आ जाएगा, एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू v1/v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2। और ये क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला बोल सकते हो या कंपैरिजन बोल सकते हो, जो भी, ठीक। समझ में आया इतना कुछ, ठीक। अगर इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है,
अगर मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो वेलोसिटी ऑफ ग्लास दिया गया है कुछ वैल्यू, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया गया है कुछ वैल्यू, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक, सबसे पहले तो हम वैल्यू समझते हैं, क्योंकि अगर हम लिखना नहीं समझे तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो सामने में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक, अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, ग्लास का एयर के कंपैरिजन में है, ठीक, या किसी भी चीज़ का। जैसे यहाँ पे आगे में कुछ नहीं दिया तो ये किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है। कुछ नहीं दिया है मतलब वो एयर है या ग्लास है। तो म्यू जी है, तो म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, सी बाय वेलोसिटी, तो सी एंड देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी ग्लास। इसको क्या लिख सकते हो, सी बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी एयर, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया इतना? ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, सी बाय वी जी इंटू वी ए बाय सी, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या मिल जाएगा, वी ए बाय वी जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी ग्लास। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी, ऐसा निकाल लिए। ठीक, सेम ऐसी जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने जाओगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये आ जाएगी। ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वाटर को सी बाय वी डब्ल्यू लिखोगे, सी बाय वी ए लिखोगे, सी कैंसल आउट हो जाएगा और ये फाइनली वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। वी ए की वैल्यू आप सभी को पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी एयर। अब तो समस्या नहीं हो रही ना, इतना तो समझ पा रहे हो कि व्हाट इज वी ए वी जी, है ना। वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है इन दी एयर। हम यहाँ पे जो लिखते हैं दैट इज मीडियम, बट हम बताते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ में आया? तो वी ए इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी एयर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये मत बोल देना मैडम ये कहाँ से ले आए, हमको नहीं पता, बहुत मारूं कूट के, समझ गए? इतना क्लियर हुआ? तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं। अब ये वाला तो आप इजीली कर सकते हो कि क्या होगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वाटर, तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सी बाय क्या लिखोगे, वी जी, इसको क्या लिखोगे, सी बाय वी डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, सी बाय वी जी इंटू वी डब्ल्यू बाय सी कैंसिल आउट कर दो, क्या लिख दोगे, वी डब्ल्यू बाय वी जी, ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा और कुछ लिखना चाहो तो लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी, ऐसा भी लिख सकते हो। और जैसे न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यू आपको गिवन हो उसके बेसिस में काम करना, तो समझ पा रहे हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ बेटा, तो इसके बेसिस में न्यूमेरिकल ट्राई करके देखोगे और हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए कल तक हमने इतना पढ़ लिया था, इसके बेसिस में न्यूमेरिकल आपको और आगे करना है। अब कल तक नहीं पढ़ा था, बट जो चीज़ें अब अभी आई है वो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, दैट टॉपिक इज स्नेल्स लॉ। ये आपको विजिबल है, ठीक। देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली जैसा कि क्या होता है, रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्लेक्शन के केस में आपने 2 लॉ पढ़े थे। रिफ्लेक्शन के लिए क्या पढ़े थे, साइन आर और साइन आई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमने रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा है। एक और लॉ पढ़ा था कि परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों को क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। सेम वैसे ही जब हम रिफ्रैक्शन के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं बेटा, जब हम रिफ्रैक्शन के लिए देखते हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए भी 2 लॉ आते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए भी 2 लॉ आते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, वैसे ही नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, उल्टा लिख दिया मैंने, रिफ्रैक्टेड रे। तीनों को क्या होना चाहिए, दे शुड बी लाइंग इन दी सेम
प्लेन, ये सबको कैसा लाई करना चाहिए, सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए। ये हमारा पहला नियम है, जो कि जैसा कि सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते आए हैं। ठीक, सेकेंड नियम हमने जैसे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होती हैं, बराबर, साइन मतलब आई इज इक्वल्स टू आर, आई इज इक्वल्स टू आर। किस में पढ़े हो, रिफ्लेक्शन में पढ़े हो। ठीक, रिफ्लेक्शन में पढ़ के रखे हो। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन के केस में बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया गया। भाई देखो, रिफ्रैक्शन के केस में कैसा हो रहा है, ये हमारा सरफेस, अगर मैं ये मीडियम मेरा क्या रहे, मीडियम 1 रहे, और ये मेरा मीडियम क्या रहे, 2 रहे। ठीक है, तो अगर ये मेरा मीडियम है, यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, मान लो ये, तो ये बैंड होके ऐसे निकल जा रही थी, ये लाइट रे आ रही थी बेटा, ये मान लो ऐसे बैंड होके ऐसे निकल रही थी, फिर सेम मीडियम के लिए लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे बैंड होके निकल जा रही थी। इसका मतलब ये हो रहा था कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को चेंज कर रहे थे, तो ड्यू टू चेंज इन इंसिडेंट एंगल आपका क्या चेंज हो जा रहा था, रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज हो जा रही थी। बट इनमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था, जैसा कि हमको किस में मिल गया था, रिफ्लेक्शन में मिल गया था। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कई बार चेक किया गया, आई को दुगना करके देखा गया कि क्या हमेशा वैल्यू वैसी आती है क्या। तो बहुत दिनों बाद सक्सेस मिली स्नेल्स को, है ना, या जो साइंटिस्ट हमारे स्नेल्स हैं उन्हें जो बहुत दिनों बाद सक्सेस मिली, और उन्होंने ये बताया कि इफ दिस सेट ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट, सेट ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये लोग भूल जाते हैं हमेशा। सीधा अगर पूछोगे व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर द पर्टिकुलर सेट, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये एयर है और ये ग्लास है, तो इस एयर और ग्लास के लिए साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा, इस पर्टिकुलर सेट के लिए। अगर ग्लास बाय एयर कर दोगे तो शायद कुछ और वैल्यू आए, अगर वाटर बाय ग्लास करोगे तो उसके लिए साइन आई बाय साइन आर अलग होगा। तो कभी भी अगर आपको कोई पूछे तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको क्या बोलना है, फॉर अ कांस्टेंट सेट ऑफ मीडियम्स। कैसा लिख सकते हो आप, फॉर अ कांस्टेंट सेट ऑफ मीडियम्स। ठीक, साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब आप ये आपका इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, आप इंसिडेंट एंगल को कुछ भी रखते रहो, रिफ्लेक्टेड एंगल को कुछ भी रखते रहो, आपका साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं मान लूँ ये मेरा I2 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा I3 है और ये मेरा R3 है, तो साइन I2 साइन R2 that will be equals to sin I3 by sin R3। ऐसा कब होगा, बट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम्स। मतलब इस मीडियम के लिए, अलग मीडियम के लिए इन दोनों के रेशियो की वैल्यू डेफिनेटली कुछ और होगी। इस पर्टिकुलर सेट के लिए हमेशा साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये तो समझ में आया। ठीक, तो यही क्या है, हमारा स्नेल्स लॉ है। और इस जो स्नेल्स लॉ था बेटा, इसमें सबसे अच्छा तो टर्न पॉइंट कब आया, जब ये पता चला कि ये जो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू जो कांस्टेंट आती है, ये वैल्यू कांस्टेंट आती है, ये वैल्यू ना मैच करने लगी एक और वैल्यू से। स्नेल्स लॉ का टर्निंग पॉइंट या इम्पोर्टेंस और तब बढ़ गया जब ये वैल्यू किससे मैच करने लगी, ये वैल्यू एक और वैल्यू से जाके मैच करने लगी, और वो वैल्यू था आपका μ2 बाई μ1 से। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इन दोनों से मैच करने लगी। मतलब साइन आई बाई साइन आर आपका बराबर हो गया किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, दैट इज μ2 1, ऐसा लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए फिर, कि हमें बहुत सारी चीज़ें फिर पता चल जाने लगी। हम सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ करने लगे कि साइन आई बाई साइन आर, ये तो स्नेल्स लॉ ने बताया कि भाई साइन आई बाई साइन आर सेम मीडियम है, सेम सेट ऑफ मीडियम है, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा।
और वो जो कांस्टेंट आता था वो कांस्टेंट इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होने लगा। तो फिर ये समझ में आया कि भाई ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। ठीक है, कैसे प्रूफ किए हम? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए हैं कि वैल्यू बराबर आती है। इतना समझ में आया? यहीं से ही हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, μ2 साइन ऑफ आर, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है बेटा इसको हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपका यूज़ होने वाला है। μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। समझ में आई चीज़? ठीक, तो अब देखो इतना आप पढ़ के रखो स्नेल्स लॉ के बेसिस में, ये आपका आई गेस पूरा एक पेज में आ जा रहा है। आप इतना कंप्लीट